हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की कृषि के ऊपर हमारा जो टॉपिक चला आ रहा है, इसी के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन उज्जैन जिले में है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? उज्जैन जिले में। आप मैप में देख सकते हो, ये रहा उज्जैन जिला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में देश का 59% सोयाबीन उत्पादित होता है। तो टोटल जो है मध्य प्रदेश में देश का कितना 59% सोयाबीन, लगभग 60%, याद रखना आप, ठीक है। लगभग 60% सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है? सोयाबीन का। वहीं मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अब हम मालवे के पठार की अगर बात करें तो मालवा का पठार जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है मालवा का पठार, यहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल रहती है? सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का है? सोयाबीन का। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन ये रहा खरगोन, और यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन है, ठीक है। फिर हम देखेंगे, चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होशंगाबाद है। चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ये आप देख सकते हो, ये होशंगाबाद बना है। तो ये चने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? होशंगाबाद। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निवाड़ क्षेत्र में होता है। तो निमाड़ कौन सा है? ये खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ ये साइड कौन सा? निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? निमाड़ क्षेत्र में। मतलब खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, यहाँ पे गन्ने का सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो याद रखना, निमाड़ क्षेत्र ये है। फिर हम देखेंगे, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर में, ठीक है। आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंदौर में देश का प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित की गई है। इंदौर में देश की फर्स्ट कौन सी? जैविक खाद इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र ग्वालियर में है। अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा ग्वालियर, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ना, उनसे जैविक खाद संयंत्र। फिर हम लास्ट देखेंगे, सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक संयंत्र कटनी में है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको? कटनी में। कटनी कहाँ है? ये रहा कटनी। तो यहाँ पे क्या है? सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक संयंत्र। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से है। तो देखो, प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों, ठीक है, फिर अलसी और सोयाबीन। तो सरसों, अलसी, सोयाबीन, इन तीनों का संबंध कैसे है? पीली क्रांति से। ये याद रखना, ठीक है। फिर हम देखेंगे, महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता संचालित है। तो महिला जो किसान हैं उनके प्रशिक्षण की जो योजना है वो किसके अंतर्गत संचालित है? वो डेनमार्क सरकार की सहायता संचालित है, ठीक है, डेनमार्क सरकार। फिर रबी की फसलों को उनालू भी कहते हैं। रबी की जो फसलें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी की फसलों को उनालू। और रबी की फसलें कब बोई जाती है? ये फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखना। जैसे ये रबी की जो फसल है, ये रबी की जो फसल है ये कब बोई जाएगी? ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। और ये कब काटी जाती है? मतलब 4 मंथ और पीछे कर दो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। फिर इससे अगर 4 मंथ आप आगे आओगे तो वहाँ पे खरीफ की फसल बोई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसके अगर अक्टूबर नवंबर के 4 मंथ आगे आ जाओगे तो खरीफ की फसल बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर खरीफ की फसल क्या जाएगी? काटी जाएगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप याद रखना। आप पहले रबी की फसल देखना, ठीक है। रबी की फसल
अक्टूबर और नवंबर बस याद रखना। फिर इसके 4 मंथ बाद ये क्या, देखो जब ये बोएगी, अब यहाँ पे बोई रही है, ठीक है, यहाँ पे बो रहे हैं अपन रबी की फसल, तो फिर इसके 4 मंथ बाद अपन काटेंगे, तो मार्च और अप्रैल में अपन इसको काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे। अब अपन इसके अगर 4 मंथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे खरीफ की फसल बोई जाएगी, ठीक है। इसके 4 मंथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे खरीफ की फसल बोई जाएगी लगभग अगस्त, सितंबर अगस्त समय, या जुलाई अगस्त, तो खरीफ की फसल बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाएगी। 4 मंथ आगे करेंगे तो अक्टूबर, सितंबर फिर अगस्त, जुलाई, जून, वही मई जून में खरीफ की फसल बोई जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रखना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रवि की प्रमुख फसलों में। रवि की प्रमुख फसलें देखो अब कौन कौन सी हैं। गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों। गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा और सरसों, ये सब अक्टूबर नवंबर में क्या हुई जो होती हैं, ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट दिया जाता है, ठीक है। गेहूं जो है मार्च अप्रैल में कटता है। आप देखते हो कि आपके घर वाले गर्मियों में गेहूं खरीद के रखते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे भी थोड़ा नॉलेज रखना कि गेहूं हम कब खरीदते हैं, जब कटेगा तभी खरीदेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, खरीफ फसलों को स्यालू कहते हैं। अब देखो अभी हमने रबी की फसलों को देखा था, उनालू कह रहे थे, खरीफ की फसलों को क्या बोलते हैं, स्यालू, ठीक है, उनालू और स्यालू। यह फसलें जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं। तो देखो ये फसलें क्या है, देखो अक्टूबर और नवंबर में काटी जाएंगी, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में ये काटी जाएंगी, और जो बोई कब जाएंगी, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। मतलब इसके 4 मंथ आगे कर दो, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में खरीफ की फसल बोई जाएगी, या फिर जून जुलाई कर दो, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार है। तो आप ये रबी की फसल और ये खरीफ की फसल को एक बार देख लेना, कौन सी रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रबी व खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जायद फसलें हैं। रबी और खरीफ के जो मध्य में जो फसल उगाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, जायद, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो और मंथ बाकी रहते हैं उनमें जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, जायद की फसलें। जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें, फिर हरी तरकारी और सब्जी प्रमुख जायद फसलें हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी शामिल है, इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, फिर हरी तरकारी और सब्जियां इसमें शामिल है, कौन सी, जायद की फसलों में। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है। अगर आपसे कहे प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किस जिले में है, तो प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी और नीमच जिले में मिलेगा। और न्यूनतम कृषि जोत का आकार कहाँ है, कटनी और नीमच में। ये है कटनी और नीमच आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा नीमच, ठीक है। ये लास्ट में देख लेना, यहाँ पे नीमच और यहाँ पे कटनी। तो यहाँ पे कृषि जोत का आकार जो है वो कम है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे खंडवा एवं खरगोन को सफ़ेद सोना कपास क्षेत्र कहा जाता है। खंडवा खरगोन मतलब निमाड़ साइड जो खंडवा और खरगोन है, इसको निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं अपन, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निमाड़ क्षेत्र। यहाँ पे खंडवा खरगोन है और खंडवा खरगोन को हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना, ठीक है, कपास क्षेत्र कहा जाता है। देश की सर्वाधिक परती भूमि मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक परती भूमि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि वाला जिला, सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन आपको कहाँ मिलेगा, ये महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा शुद्ध कृषि भूमि है, ठीक है। शुद्ध कृषि भूमि कहाँ है, उज्जैन में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि वाला जिला मंडला में है। कहाँ है ये, मंडला में। मंडला आपको कहाँ मिलेगा, ये आप मैप में देख सकते हो, ये रहा मंडला। और यहाँ पे ये क्या है, न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला। और सर्वाधिक कृषि भूमि शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा था, उज्जैन था, ठीक है। फिर आप देखना उज्जैन का परसेंट कितना है, इसका लगभग 80% समथिंग है। और जो न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जो जिला है मंडला, उसका परसेंट कितना है, 22% है। नेक्स्ट हम देखेंगे
राज्य का सिंचाई की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। राज्य के अगर सिंचाई की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है, 13वें नंबर पे यहाँ पे सिंचाई होती है। राज्य उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से देश का 21वां स्थान रखता है। तो उर्वरकों के प्रयोग मतलब यहाँ पे जो उर्वरक वगैरह रहते हैं फसलों को उगाने में, जो उर्वरक काम आते हैं, उनका यूज़ करने में ये देश में कौन सा स्थान रखता है? 21। ठीक है, मतलब बहुत कम उर्वरक का इस्तेमाल करता है ये। फिर राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है एवं दूसरे स्थान पर गेहूं उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे खेती की जाती है मध्य प्रदेश में, तो फर्स्ट नंबर पे खेती किसकी की जाती है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन की। ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पे किसकी खेती की जाती है? गेहूं की। तो याद रखना, फर्स्ट नंबर पे सोयाबीन और सेकंड नंबर पे गेहूं की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता हुआ क्रम क्रमशः उत्पादन की दृष्टि से, अब देखो उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता हुआ क्रम दिया है। ठीक है, घटता हुआ क्रम मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किन किन चीज़ों का होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे गेहूं का होता है। ठीक है, किसका होता है? गेहूं का। फिर उसके बाद सोयाबीन का, उसके बाद सोयाबीन और फिर चने का। तो ये 3 नंबर तो आप याद रखना, गेहूं, सोयाबीन और चना। अब देखो अपन ने इससे ऊपर वाले में पढ़ा था कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती होती है। तो देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, कैसे? इसने कहा है इसमें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है, मतलब ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पे किसकी? सोयाबीन की खेती की जाती है। और दूसरे स्थान पर गेहूँ उगाया जाता है। देखो दूसरे स्थान पर गेहूँ उगाया जाता है, पर जो उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा है, उत्पादन में अगर सबसे ज़्यादा मतलब जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है? वो है गेहूं। ठीक है, उत्पादन में सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है? गेहूं। और दूसरे नंबर पे होता है हमें सोयाबीन। तो आप याद रखना कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन उगाया जरूर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी स्टेट से अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कम होगा कुछ स्टेट से, पर अगर गेहूं जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगता है। ठीक है, और सोयाबीन जो है वो अन्य स्टेटों की तुलना में भी मतलब शायद मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। तो आप याद रखना, उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का जो घटता हुआ क्रम है वो क्या है? गेहूं, सोयाबीन और चना। फिर हम देखेंगे कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाती है। 1% भाग पर, कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर क्या पैदा की जाती है? साग सब्जी पैदा की जाती है। दालों के क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक चने के क्षेत्र में हुई है। दालों के क्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक किसके क्षेत्र में हुई है? चने के क्षेत्र में। ठीक है, चने के क्षेत्र में हुई है। दालों के क्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक चने के क्षेत्र में हुई है। अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि मक्का के क्षेत्र में हुई है। और अगर अनाजों की बात करी जाए तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो मक्का के क्षेत्र में हुई है। तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में हुई है। और तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में हुई है। तो आप याद रखना, दालों के क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक काय में हुई है? चने की दाल में। ठीक है, तो देखो चना जो उगता है उससे चने की दाल अपन देखते ना, तो वही है। ठीक है, चना मतलब, तो दालों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? चने में हुई है। दालों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि चने में हुई है। और अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि मक्का में हुई है। अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि काय में हुई है? मक्का में हुई है। और तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन में हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में पाई जाती है। गेहूं में सर्वाधिक उपज दर जो है वो मुरैना जिले में पाई जाती है। मुरैना जिला कहाँ है? ये रहा मुरैना। ठीक है, उत्तर साइड। फिर हम देखेंगे प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उपज दर जो है वो ग्वालियर में है। प्रदेश में चावल की सर्वाधिक जो उपज दर है वो कहाँ मिलेगी आपको? ग्वालियर में। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998 से 99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई थी। कौन सी योजना? राष्ट्रीय दलहन विकास योजना। ठीक है, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998 से 99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई थी।
राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। राज्य में सोयाबीन की जो कृषि है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी देवास जिले में। देवास कहाँ है? ये रहा देवास। देवास से काली सिंध निकली है, ठीक है, याद रखना। तो राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। तो राज्य में उमरिया और कटनी, उमरिया कहाँ है? ये दो देख लो आप, ये उमरिया है और ये कटनी है। तो ये दो जिलों को छोड़कर बाकी जो सभी ज़िले हैं उनमें सोयाबीन की कृषि की जाती है। सोचो सिर्फ 51 ज़िले हैं अपने स्टेट में टोटल मध्य प्रदेश में, और इसमें से सिर्फ दो जिलों को छोड़कर, कटनी और उमरिया को छोड़कर, बाकी 49 जिलों में सोयाबीन की खेती होती है। फिर हम नेक्स्ट प्रदेश को 12 शस्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 कर लेना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को टोटल 12 शस्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे 12 शस्य संयोजन प्रदेशों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें 12 शस्य संयोजन प्रदेशों में टोटल जो है वो 11 फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें कौन कौन सी है? ये है सोयाबीन, गेहूं, चना, चावल, राई, सरसों, कपास, ज्वार, मक्का, तिल, मसूर, कोडो, कुटकी, ठीक है। तो ये टोटल कितनी 11 फसलें हैं जो 12 शस्य संयोजन प्रदेशों में उगाई जाती है। ये क्या है? इनके संयोजन से, इन 11 फसलों के संयोजन से 12 शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्माण होता है। यहाँ पे दिया हुआ है अब गेहूं चना संयोजन प्रदेश, तो इसको गेहूं चना नहीं, इसको गेहूं और सोयाबीन कर लेना, ठीक है। चने की जगह आप क्या कर लोगे? सोयाबीन। तो गेहूं सोयाबीन संयोजन प्रदेश जो है, गेहूं सोयाबीन शस्य संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है, ठीक है। आप क्या कर लोगे? गेहूं सोयाबीन शस्य संयोजन प्रदेश जो है वो राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी मालवा मतलब आप यहाँ साइड देख सकते हो, यहाँ पे मालवा साइड में, यहाँ पे पूर्वी मालवा, और बुंदेलखंड साइड में ये क्षेत्र स्थित है। राज्य में सन 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया था। तो राज्य में सर्वप्रथम 1960 में मंडी अधिनियम पारित किया गया था।